नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि अब की बार एनडीए 400 पार। उस 400 पार के लक्ष्य के लिए एनडीए का कुनबा दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है। उसमें कई फैमिली पार्टियों में दरारें भी आ गई हैं। ताजा मामला बिहार का है, जहां भतीजे चिराग पासवान को बीजेपी ने पार्टनर बनाया और चचा पशुपति पारस को अकेले छोड़ दिया। दुखी पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अकेले लड़ेंगे या महागठबंधन के साथ जाएंगे, अब यह सवाल खड़ा हो गया है। ये बिहार के सियासी चचा भतीजा हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। साथ आए थे, लेकिन चचा पलटकर बीजेपी के साथ चले गए। भतीजा के महागठबंधन को अकेला छोड़कर और अपने ऊपर तंज कसने का मौका देकर। बड़ा सुनते हैं मोदी जी, बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले, बाद में जो गारंटी देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। ये बिहार के सगे चचा भतीजा पशुपति पारस और चिराग पासवान। राजनीति ने खून में लकीर खींच दी। 3 साल पहले चचा को बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बना दिया। पूरी पार्टी उनके हो गई, भतीजा अकेले रह गए। अब चुनाव आया तो भतीजे की पौ बारह हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने गठबंधन भतीजे के साथ कर लिया। अब चचा अकेले रह गए। हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। ये है बिहार का द ग्रेट पॉलिटिकल फैमिली ब्रेकअप। इस पर नाचने वाली पार्टियां चाहे जो भी हों, लेकिन जिस धुरी पर सबकी राजनीति चक्कर घिन्नी की तरह घूम रही है, वो धुरी तो आखिर बीजेपी ही है। और बीजेपी ट्रिपल पी पर काम कर रही है, परिवार, पावर और परसेप्शन। ये कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए जानना जरूरी है कि बीजेपी ने चिराग पासवान पर दांव क्यों आजमाया। दरअसल बीजेपी को ये साफ हो गया है कि बिहार में पासवान वोट, खासकर युवाओं में चिराग पासवान का ही ज्यादा असर है। उसी तरह पशुपति पारस के पास पार्टी और सत्ता भले चली गई हों, लेकिन रामविलास पासवान की विरासत उनके भाई पशुपति के साथ नहीं, बल्कि बेटे चिराग के साथ ही दिखती है। करीब 3 साल तक मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के बावजूद पशुपति पारस ने बिहार में मजबूत सियासी जमीन नहीं बनाई। पशुपति की तुलना में उनके भतीजे चिराग पासवान ने पार्टी गंवाने के बाद बिहार में घूम घूम कर अपने लिए माहौल बना लिया। साथ ही चिराग को तवज्जो देकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए भी उनकी हैसियत की एक सीमा रेखा तय कर दी है। दरअसल नीतीश को लगता है कि चिराग पासवान ने उनकी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके 2020 विधानसभा चुनाव में उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। इसके कारण 10 साल पहले राज्य में कहां उनकी पार्टी 1 नंबर होती थी और कहां 3 नंबर हो गई। कहा यह भी जाता है कि नीतीश को खुश रखने के चक्कर में ही बीजेपी ने पशुपति पारस को तवज्जो दी थी। लेकिन अब बीजेपी ये बताना चाह रही है कि नीतीश की खुशी या नाराजगी से ज्यादा उसके अपने वोट समीकरण मायने रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर। चाचा भतीजे की लड़ाई में अगर चाचा पशुपति कुमार पारस आज राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं, तो उसके जिम्मेवार वो खुद हैं। भले ही उन्होंने नीतीश कुमार के निर्देशन और भाजपा के सहयोग से लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़कर चिराग पासवान को अलग थलग तो कर दिया, लेकिन पार्टी के आधारभूत वोटर, खासकर पासवान जाति के वोटरों के बीच उनकी भूमिका एक खलनायक की रही। और चिराग पासवान ने 2-3 महीने के अंदर ही अपने मेहनत से इस जाति के वोटरों को एकजुट कर बीजेपी को कम से कम ये संदेश तो दे दिया कि अगर पासवान जाति का जहां तक समर्थन का सवाल है, तो वो चिराग पासवान के साथी है। और आज अगर पासवान चिराग के पीछे खड़े हैं, तो वही एक बड़ा कारण है जिसके कारण
बीजेपी ने आज उन्हें 5 लोकसभा की सीटें दी और साथ ही साथ उनके उन सभी शर्तों को माना कि उनके चाचा पशुपति पारस को ना ही केवल राज्यसभा बल्कि किसी भी राज्य के राज्यपाल बनाने का कोई भी न्योता या किसी भी तरीके का पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन का ऑफर ना दिया जाए। खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी नीतीश को 12-13 सीटें देना चाहती थी, लेकिन नीतीश 16 सीटों से कम पर हरगिज राजी नहीं हुए। उसका नतीजा ये हुआ कि पशुपति के खाते में कुछ बचा ही नहीं, जबकि पशुपति को नीतीश का करीबी माना गया। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि चिराग पासवान इस बात पर अड़े थे कि उनका साथ चाहिए तो चचा पशुपति से पूरा का पूरा नाता बीजेपी को तोड़ना होगा, यानी ना राज्यसभा ना राजभवन। पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला, वो दुखी हैं, पार्टी खफा है। जैसे हिमालय पर्वत अडिग है, उसी तरह पशुपति कुमार पारस जी हमारी पार्टी का फैसला अडिग है कि चुनाव हाजीपुर से लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान को बनाने और राष्ट्रीय फलक पर चमकाने वाली लोकसभा सीट रही है। चिराग पासवान के दावे को बीजेपी ने मानकर ये सीट उनको दे दी, लेकिन पशुपति भी वहीं से लड़ने पर आमादा है। आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन अभी चचा का सियासी तेल और उसकी धार को देख रहा है। बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पशुपति पारस जी के साथ उन्होंने वही किया जो इसके पहले भी सहयोगियों के साथ किया है। 10 साल पहले रामविलास पासवान जब एनडीए में गए थे तो उनको इसके लिए तैयार करने वाले उनके बेटे चिराग पासवान ही थे। चिराग को अकेला छोड़कर पूरी बीजेपी जब पशुपति पारस के साथ खड़ी हो गई, तब भी चिराग ने पीएम मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उनके धीरज का फल अब बीजेपी ने उनको दे दिया है। 2019 में जो एक सीट हम लोग चूक गए थे किशनगंज की, मैं मानता हूं इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। ये हमारे गठबंधन की ताकत, मेरे विश्वास को बढ़ाती है। बिहार में चचा भतीजा ब्रेकअप छाप राजनीति से किसका फायदा होगा और किसका घाटा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि राजनीति में संबंध भी शुद्ध मुनाफे का खेल बनते जा रहे हैं। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा दी है, बल्कि कहिए कि जेएमएम के सर्वे सर्वा सोरेन परिवार में ही फूट पड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अब सवाल है कि क्या वो झारखंड में आदिवासी वोटों को बीजेपी की तरफ ला पाएंगी। जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने की नौबत आई तो सवाल उठा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सबको लगा कि हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है, लेकिन सोरेन परिवार के खासम खास चंपाई सोरेन की किस्मत जग गई। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस फैसले से अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई दुखी था तो वो थी सीता सोरेन, पार्टी की 3 बार की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी। सीता सोरेन खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रही थी, लेकिन उन्हें मन महसूस कर रह जाना पड़ा। अब लोकसभा चुनाव सिर पर आया तो सीता सोरेन ने अपने परिवार से ब्रेकअप कर लिया है। आज के डेट भी को भी हम जब तक देख रहे हैं झारखंड विकास से कोसों दूर है, तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई। सीता सोरेन को अपने साथ मिलाकर बीजेपी ने झारखंड में परसेप्शन के खेल में बढ़त लेने की कोशिश की है। वो ये बताना चाहती है कि परिवारवाद की राजनीति में भी जो हाशिए पर हैं, उनको मोदी में ही अपना परिवार दिखता है। आदिवासी समाज के हित के लिए जो योजना आदरणीय मोदी सरकार की ओर से चलाई जाएगी, उसको और ताकत से आदिवासी के समाज के आखिरी तबके तक पहुंचाने में हम झारखंड में अभी शक्तिशाली हो रहे हैं
और इसलिए मैं बहन सीता सोरेन जी का स्वागत करता हूँ। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। बीजेपी को पावर मिली थी तो उसने गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था। इसका खामियाजा अगले चुनाव में उसे भुगतना पड़ा। अब वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसीलिए झारखंड में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हेमंत सोरेन के परिवार में ही सेंध लगा दी। लेकिन सवाल यही है कि क्या सीता सोरेन बीजेपी के हितों को साथ पाएंगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर सीता सोरेन ने अलविदा कहा और बीजेपी का दामन थामा है तो इसके पीछे न केवल परिवार के अंदर उनका अलग थलग पड़ना है, बल्कि उनकी अपनी भी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो चाहती हैं कि न केवल आने वाले दिनों में बीजेपी उनके बल्कि उनकी दोनों बेटियों के राजनीतिक हितों का ध्यान रखे, जो फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में संभव नहीं। और साथ ही साथ सीता सोरेन को इस बात का अंदाजा हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो रैंक एंड फाइल है, जो उसका आधारभूत वोटर है, उसने हेमंत सोरेन को ही शिबू सोरेन का असल उत्तराधिकारी मान लिया है। वैसे में उनकी दाल ना पार्टी के अंदर और ना ही परिवार के अंदर गलने वाली है। सीता सोरेन झारखंड राज्य के लिए आंदोलन के नेता रहे। शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है। माना जाता है कि अगर दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मौत नहीं होती तो शिबू सोरेन की विरासत उन्हीं को मिलती। लेकिन दुर्गा सोरेन के गुजरने के बाद पार्टी और सत्ता धीरे धीरे हेमंत सोरेन के हाथों में चली गई और सीता सोरेन को लगता है कि हेमंत के राजनीतिक दबदबे के कारण वो महज एक विधायक बनकर रह गए। अब सीता सोरेन के बीजेपी में जाने को हेमंत सोरेन की पार्टी खास तवज्जो नहीं देना चाह रही। अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए था, और इस तरह से क्यों हुआ दुखद है। ये हमारी पार्टी के लिए दुखद है। सीता सोरेन ने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कयास लगाया जा रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मनीष कुमार के साथ ऐश्वर्य जैन की रिपोर्ट। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी अब एनडीए के कुनबे में शामिल हो रहे हैं। अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ राज ठाकरे ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज मुलाकात की। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में मराठी वोटों को विभाजन रोकने के लिए बीजेपी राज ठाकरे को साथ लेकर आई है। अब तक सभी नेता राज ठाकरे से मिलने उनके घर पर आते थे, लेकिन पहली बार राज ठाकरे दिल्ली में किसी दूसरे दल के नेता से मिलने पहुंचे, वो भी अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात तकरीबन आधे घंटे चली। मुंबई में एमएनएस नेता बाला नांदगांवकर ने बताया कि बातचीत सकारात्मक रही है। उन्होंने इतना ही बताया कि सकारात्मक चर्चा हो गई है, आगे चल के 1-2-4 रोज में उसका जो भी निर्णय है वो आ जाए। कितने सीटों की मांग की वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ मांगे की है उसके बारे में फलदायी चर्चा हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी मराठी वोटों का विभाजन रोकने के लिए एमएनएस को साथ ले रही है। वो एमएनएस को दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट दे सकती है, साथ ही विधानसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव में मदद भी। 2019 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस का एक ही विधायक चुनकर आया था, लेकिन एमएनएस को महाराष्ट्र की कुल 2.25% यानी 12,42,135 वोट मिले थे। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी एक एक वोट को जोड़ने में लगी है। कह सकते हैं कि इस वक्त दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि शिवसेना टूटने के बाद सांसद और विधायक तो बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे के साथ आए, लेकिन मराठी वोटर कितने आए ये अभी साफ नहीं है। वो जानते हैं कि सारे मराठी मतदाता आज आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ है, क्योंकि इन्होंने जिस ढंग से उनके पेट में छुरा भोंका है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बनी हुई है, यहाँ असंवैधानिक सरकार है, उससे गुस्से में अगर हिम्मत होती ना तो पिछले 2 वर्ष में महापालिका का चुनाव नहीं लिया इन्होंने। ये तो सोचो आप, महापालिका का चुनाव नहीं हुआ, जो जिला परिषद है उनके चुनाव नहीं हो रहे, सिर्फ मुंबई की बात नहीं, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो रहे। तो ये बता देता है, सिद्ध करता है कि ये जानते हैं पैरों तले जमीन हिल रही है, कहीं से भी किसी को भी साथ में ले लो, बस वो कोई विचार कुछ नहीं है, विचार एक ही है, सत्ता पाना, उसके लिए कुछ भी करेंगे।
इस बीच उत्तर भारतीयों के खिलाफ एमएनएस के हिंसक आंदोलनों को याद दिलाते हुए कांग्रेस ने इसे हिंदी भाषियों का अपमान बताया है। मैया की पूजा का विरोध करने वाले, हिंदी भाषियों को पीट पीट कर महाराष्ट्र मुंबई से भगाने वाले मनसे और राज ठाकरे के साथ में भाजपा युति बना रही है और उन्हें शायद एनडीए में भी ले रही है। ये हिंदी भाषियों का अपमान है, हिंदी भाषियों के साथ गद्दारी है और जो उत्तर भारतीय जिन्हें भगाया गया उनके जख्म पर नमक रगड़ने का काम जो है वो भाजपा कर रही है। हालांकि इसके पहले एनडीटीवी से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ कर चुके हैं कि राज ठाकरे अब हिंदुत्व की बात भी करते हैं। हिंदुत्व एक ऐसी बात है जो हमें आपस में जोड़ती है। मराठी की बात तो करते ही है और करनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने अपने विचारों को और व्यापक भी बनाया। आज हिंदुत्व की बात वो करते हैं और एक हिंदुत्व ऐसी चीज है जो हमको उनके साथ जोड़ सकती है। तो इसलिए आज हमारी कोई बातचीत तो नहीं चल रही, पर पीछे आपने मुझे पूछा होता तो मैं आपको ये कह देता कि इनके साथ हम कभी जा नहीं सकते। आज मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि उनसे कोई हमारा गठबंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति अब नहीं रही है। उत्तर भारतीय के प्रति जो उनका देखने का नजरिया था अभी बहुत कुछ बदल गया है, तो मैं भी अभी वोट से उनको कुछ बढ़ेगा जरूर। दोनों पार्टियों की मानसिकता है और जो विचारधारा है वो मुंबई को आगे बढ़ाने में सोच रही है, जो कि हम सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा और देश को भी आगे एकजुट लेकर जा सकते हैं। तो ये राजनीति है मैम, जहाँ पड़ला भारी पब्लिक वहाँ खसकेगी और वो भी जो बैठे हैं ऊपर उनको यही करना है राजनीति। तो राजनीति में यही सब होता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के बाद महाराष्ट्र दूसरा राज्य है जहां पर 48 सीटें हैं, लेकिन यहां का राजनीतिक समीकरण कुछ इस कदर उलझा है कि मतदाताओं के मन की था लगा पाना मुश्किल है। यही वजह है कि बीजेपी अपने पक्ष में वोट जोड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। मुंबई से कैमरामैन अरुण पेडनेकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र में एक और परिवार में घमासान मचा है। शरद पवार को बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि असली पार्टी और चुनाव चिन्ह तो भतीजे अजीत पवार के पास ही रहेगा। अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, तो क्या एनसीपी का वोट उनके साथ जाएगा? निवडणुकीला काहीतरी शिल्लक ठेव। एक वक्त था कि भतीजा अजीत पवार चचा शरद पवार के साय की तरह होता था, लेकिन पिछले साल ये साया छूमंतर हो गया और बीजेपी की परछाई बन गया। अजीत पवार ने पार्टी तोड़कर नई पार्टी बना ली और महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। मंगलवार को पार्टी और चुनाव चिन्ह के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसका मूल चुनाव चिन्ह घड़ी भतीजे अजीत पवार को दे दिया है, जबकि शरद पवार को पार्टी मिली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार और चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता व्यक्ति। जाहिर है कि ये चुनाव शरद पवार को 25 साल बाद नए सिंबल पर लड़ना होगा। पवार के लिए ये एक झटका है, लेकिन एक खबर अच्छी भी है कि अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार खुलकर चचा के पक्ष में आ गए हैं। जिस समय शरद पवार को अजीत पवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय अजीत पवार भाग गए। शरद पवार को इस उम्र में छोड़कर उनके जैसा नालायक आदमी नहीं होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। शुद्ध पारिवारिक पार्टियों में जब वर्चस्व की लड़ाई तेज होती है तो परिवार वाले ही एक दूसरे के खिलाफ तनकर खड़े हो जाते हैं। शरद पवार जैसे मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी भी अपनी पार्टी को इस फैमिली ब्रेकअप से बचा नहीं पाए। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।